बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज और मैं हूं सना गौरी। बहुत अरसा नहीं गुजरा, 3 माह पहले की बात है जब कंटोनमेंट के इंतखाबात होते हैं और पीटीआई सबको पीछे छोड़ देती है। 8 साल से केपी में हुकूमत करने वाली पीटीआई को होती है बड़ी शिकस्त। होता कुछ यूं है कि केपीके के बल्दियाती इंतखाब में जेयूआईएफ की 12 सीटें हैं, जबकि तहरीक इंसाफ 10 सीटों से दूसरे नंबर पे और आजाद उम्मीदवार 7 सीटों से तीसरे नंबर पे हैं। इसके अलावा एएनपी को मिलती हैं 4 सीटें और मुस्लिम लीग नून 2 सीटों के साथ, जबकि पीपी जो है पीपल्स पार्टी की 1 और जमात इस्लामी की 1 सीट होती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि मौलाना आ नहीं गए, मौलाना आ गए हैं। जबकि मरियम नवाज ये कहती हैं तब्दीली आ नहीं गई, तब्दीली जा रही है। ये क्या हुआ है जनाब? ये भी कहा जा रहा है हुकूमती उज़रा की तरफ से कि ये जो मौलाना साहब की जीत है, ये जीत बेसिकली नून लीग की सपोर्ट की वजह से मिली है। क्या ये कहा जा सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को पीडीएम का लीडर होने का आखिरकार फल मिल गया? बहुत कुछ है इस हवाले से बात करने के लिए। मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब अनवर खुर्शीद साहब। आप तज्जियाकार हैं सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। थैंक यू जी। इसके अलावा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सरदार नजाका साहब। आप ऑन कॉल है हमारे साथ। आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अनवर खुर्शीद साहब, क्या कहते हैं इस हवाले से? ये कहा जा रहा है पीटीआई की तरफ से कि ये जो कामयाबी है ये पीडीएम की लीडर होने का आखिरकार मौलाना साहब को फल मिल गया। आपको लगता है कि यही वजूहात हैं या कोई और चीजें हैं? फेलियर था गवर्नमेंट का जिसकी वजह से केपीके में, जो कि उनकी अपना सूबा था, उसमें बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो इलेक्शन हुए हैं बल्दियाती केपीके में, इसके पीटीआई को जो एक किस्म की शिकस्त हुई है, इसके पीछे कोई 1 या 2 या 4 बातें नहीं हैं, बहुत सारी बातें हैं। ये एक मजमूआ है बहुत सारी ऐसे महरक़ात का कि जो पीटीआई को जो शिकस्त हुई है उसमें एक तो सबसे पहले तो ये देखें, जो वोटर्स हैं वो वोटर्स किसी पार्टी को या नज़रियाती वोटर नहीं हैं। अगर कोई भी नज़रियाती लीडर होते हैं, जो हमारे पार्टियों के जो लीडर होते हैं, एक होता है जो उनका टॉप पे लीडर होता है, उसके बाद बाकी जो लीडर होते हैं जो बाद में एमएनए एमपीए बनते हैं या मेयर बनते हैं या चेयरमैन बनते हैं, उनके अंदर भी अपनी पार्टी के लिए कोई नज़रियाती पहलू उनमें नहीं देखा गया इसमें। तो अब देखें कि पूरे का पूरा जो पीटीआई का एमएनए है वो सपोर्ट कर रहा है दूसरी पार्टी को पेशावर में, और इसी तरह जो वोट पीटीआई के हैं, पीटीआई के वोट खुद डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं उनके अपने ही उम्मीदवारों में। एक ही हलके में कई लोग आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं जो कि पीटीआई के सपोर्टर थे और उनके पास पीटीआई के वोटर सारे थे। पीटीआई के वोट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए, इसके पीछे भी काफ़ी मुहर्रिकात हो सकते हैं। कुछ तो ऐसे है कि वो हुकूमती वज़रा का ये कहना है कि आपस की लड़ाई थी जिसकी वजह से दूसरा फायदा उठा गया। ऐसा ही है? ये ऐसा है नहीं है, ऐसा एक नुक्ता है बहुत सारी बातों में से ये एक बात है, क्योंकि ये सारी बातें सारे हलकों में नहीं हुई। ये बेसिकली जो कैपिटल है केपीके का पेशावर, वहाँ पे तो ये हुआ है, मगर उसके बाद डेरा इस्माइल खान है या बन्नू है, उन जगहों पे भी जेयूआई ने काफ़ी मेजॉरिटी ली है। अपना हज़ारा है, उसके अंदर भी उनकी यानी कि पीटीआई को शिकस्त हुई है। तो इसके अंदर और भी बहुत सारे मामलात हैं जिसमें देखें गवर्नेंस की बात आती है कि गवर्नेंस जो है हमारी, वो बैड गवर्नेंस की तरफ हम राग़ब हो रहे हैं। जो जितने भी पीटीआई से जो लोग, एक चीज़ होती है, एक नैरेटिव होता है,
एक नारा होता है किसी भी पार्टी का, जैसे कि पीपल्स पार्टी का एक दफ़ा नारा था कि रोटी कपड़ा और मकान, और वो नारा इतना बुलंद हुआ कि जिसके ऊपर पीपल पार्टी पूरी अच्छा, दुनिया में आ वजूहात गई। पे भी आएंगे, लेकिन आपकी तरफ से एक वजह जो है, दो चार चीजें आपने कहा कि एक मोहरकात नहीं थे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो मोहरकात सामने आए जो कि पीटीआई की शिकस्त की वजह बनी। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सरदार नजाकत साहब। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। सर, पीटीआई को शिकस्त होती है, शिकस्त बहरहाल होती रहती है, चीजों में सब चलता है, लेकिन केपीके में शिकस्त होना बहुत बड़ी बात है। हुकूमती वुज़रा इसको मान भी रहे हैं और अपनी शिकस्त उन्होंने तस्लीम कर ली है। आपको क्या लगता है कि क्या होने जा रहा है ये? देखें, पाकिस्तान के जो हालात हैं, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जो जब पाकिस्तान के अंदर ऑयल प्राइसेस कितनी थी, डॉलर 100 रुपए का था, और फिर चीनी 53 रुपए किलो थी, फिर इसी तरह आटे की 35 रुपए किलो आटा मिल रहा था पाकिस्तान के अंदर। इमरान खान कंटेनर पे चढ़ के डांस किया करते थे कि जी पाकिस्तान के अंदर इतनी महंगाई है और पाकिस्तान महंगा तरीन मुल्क है। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि आज पाकिस्तान के अंदर गैस, कराची से खैबर तक पूरे पाकिस्तान के अंदर गैस बंद है, किसी को गैस नहीं मिल रही। ऑयल प्राइसेस आप देख लें कि पेट्रोल प्राइसेस कितनी है, फिर आटे की कीमत, जो रोजमर्रा जिंदगी की अशिया है उनकी कीमत कितनी ऊपर जा रही है। और शर्मनाक बात यह कि हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। मैं समझता हूँ कि ये केपीके जो इलेक्शन है, ये पहला टेलर है इमरान खान के लिए, और इमरान खान और उनके हवारियों के मुंह पे तमाचा है कि पाकिस्तान के लोगों का यही रिएक्शन होगा इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन में। और मैं आप मेरी बात याद रखिएगा कि जब आइंदा जनरल इलेक्शन होगा तो इमरान खान की हालत काफ लीग से भी बेहतरीन हालत होगी, और मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान के लोग इमरान खान को 1, 2, 3 सीटें भी दे सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो इस वक्त तबाही के दाने पे खड़ा है। सर, मैं आपकी बात को थोड़ा सा क्लियर करना चाह रही हूँ अपनी आवाम के लिए। अमली तौर पे पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है। पाकिस्तान के लोग जिस तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो इमरान खान को लोग किस तरह पाकिस्तान के अंदर ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी, बैड गवर्नेंस, ये वजूहात थी, या सियासी तौर पे भी कुछ वजूहात थी जैसे कहा जा रहा है? देखें, बैड गवर्नेंस तो पाकिस्तान के अंदर असल में मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो पूरी दुनिया के लोग हैं उनको पता है कि फेक प्राइम मिनिस्टर है। 2018 का जो इलेक्शन हुआ है वो फेक इलेक्शन था, सिलेक्ट इलेक्शन था, और एक शख्स जिसकी काउंसलर बनने की कैपेसिटी नहीं थी, उसको मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना के पाकिस्तान के लोगों से पता नहीं किस चीज का बदला लिया गया। तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा पाकिस्तान के अंदर, तो इमरान खान और उसके जो जितने हवारी हैं उनको इसी तरह के नताइज का सामना करना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बाकी इलेक्शन हुए, आप जिमनी इलेक्शन देख लें, कराची से कश्मीर से कश्मीर तक तमाम जिमनी इलेक्शन में इमरान खान को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लोगों का अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा, कोई आरटीएस बहादुर इनकी सपोर्ट नहीं करेगा, तो फिर पाकिस्तान के अंदर इसी तरह के नताज का इमरान खान और उनके लोगों को सामना करना पड़ेगा। और इंशाल्लाह 2023 के इलेक्शन होंगे। जी सर, पीटीआई के रहनुमा वुज़रा ये कहते हैं कि चारों सूबों की जंजीर कहलाने वाली पीपल्स पार्टी वो भी तो कामयाब नहीं हो सकी और सिर्फ एक सीट ले सकी। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखें, मैं एक चीज आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो कैंपेन की गई, जो दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सामना करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाइड लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और जुल्फकार अली भुट्टो, मोहतरम बेनजीर भुट्टो शहीद की जो लिबरल डेमोक्रेटिक पाकिस्तान है उसके लिए जद्दोजहद कर रही है। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी को बदतरीन दहशतगर्दी का सामना रहा है, बावजूद उसके आप हमारा वोट बैंक देख लें कि जो पिछला जो इलेक्शन था उससे हमारा वोट बैंक कितना बेहतर हुआ। और पूरे केपीके के अंदर हमारे जो कैंडिडेट्स थे वो कंपटीशन में आए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बढ़ा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज को समझती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिवाइवल की तरफ जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा वोट लिया है और इंशाल्लाह ये इस चीज का साइन है कि इंशाल्लाह जो आइंदा इलेक्शन होगा उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान से भारी एक्सेस से कामयाब होगी। सर वो तो होगी, लेकिन इस वक्त जो केपीके में सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा तसल्ली बख्श तो नहीं है आपके लिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर आप पूरे फैक्ट एंड फिगर, मुझे अगर ये पता होता तो मैं सारे फैक्ट एंड फिगर साथ लेके बैठता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर वहां पे
पहले तो ये था कि लोग कहते थे कि 2000 वोट 3000 वोट मिल रहे हैं, लेकिन आप देख लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कितना इम्प्रूव किया। रात तक हमारे जो कैंडिडेट थे पेशावर के वो भी कंपटीशन में थे, लेकिन इलेक्शन में वोट हमारा बहुत अच्छा रहा। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर पार्टी का रिवाइवल होगा। पिछले दिनों आपने देखा कि लाहौर का जो इलेक्शन हुआ उसमें हमने 35,000 से ज्यादा वोट लिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह अपने रिवाइवल की जो जंग लड़ रही है इंशाल्लाह उसमें भरपूर तरीके से कामयाबी हासिल करेगी। चलिए जी, इसी पे बात करते हैं। अनवर खुर्शीद साहब, आज जरदारी साहब के भी काफी बयानात आए हैं और वही कहते हैं जनाब बहुत सारी उन्होंने बातें की कि इस हुकूमत को घर पे बेच के रहेंगे और महंगाई के हवाले से भी बात की कि बड़ी महंगाई होगी। आपको लगता है कि मुल्क इस वक्त जिन हालात का शिकार है, स्पेशली कहा जा रहा है केपीके में जो नाकामी हुई है पीटीआई को, उसकी वजह जो है बेरोजगारी, आपने भी बताया, महंगाई और बैड गवर्नेंस है। आपको लगता है कोई भी अभी हुकूमत आके ये मामला को संभाल लेगी, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो? क्या इस वक्त मुल्क इन हालात में है कि दूसरी गवर्नमेंट आके फौरन से इन मामला को संभाल सके? देखिए जी, जो पिछली गवर्नमेंट्स दो गुजरी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, में उस दौरान भी कोई गवर्नेंस का कोई इतना गुड गवर्नेंस कहीं नहीं चल रही थी, बल्कि जितनी भी हमारी जमहूरी हुकूमतें गुजरी हैं वहाँ पे गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। और मैं ये नहीं कहूँगा कि डिक्टेटरशिप जब थी और उस वक्त गवर्नेंस थी, क्योंकि डिक्टेटरशिप तो हमें कबूल ही नहीं है ना, वो तो होनी नहीं चाहिए। तो जमहूरियत जितनी भी हमारी गुजरी है उसमें हमें गवर्नेंस कहीं भी नहीं मिली। मगर ये जो डे बाय डे जो 2008 में बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं अनवर खुर्शीद साहब। मैं चाहती हूँ कि मैं एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद अनवर खुर्शीद साहब वक्फा है, छोटा सा वक्फे के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है जी अनवर खुर्शीद साहब। मैं कह रहा था कि 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो गवर्नेंस की जो का लेवल था वो किसी भी एक स्टेज पे था, मगर जो ये पार्टी हुकूमत करती है कि गवर्नेंस का लेवल डाउन होता गया और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग आई, उसका भी लेवल और डाउन होता गया, बैड गवर्नेंस की तरफ हम चलते गए। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट आई और मज़ीद इसका ग्राफ नीचे जा रहा है। अच्छा, इस ग्राफ को पहले ये वाला लफ्ज़ जो था गुड गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस का, इन पिछली दो हुकूमतों में किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, न किसी अपोजिशन ने इस चीज़ को इस्तेमाल किया है, न सामने लाए हैं। ठीक है, जो अपोजिशन थी उस वक़्त की, इमरान खान की, वो धरनों में 4 हल्के चोर है पकड़ो पकड़ो, वो पकड़ते पकड़ते 10 साल उस वक़्त पकड़ते रहे, अभी 4 साल 14 साल हो गए इमरान खान साहब पकड़ते पकड़ते चोर सिपाही का खेल खेल रहे हैं। और जो पीछे काम होना है वो डे बाय डे नीचे जाता जा रहा है। तो वो गवर्नेंस तो एक अलग चीज़ है। और उसके बाद जो ये महंगाई है, महंगाई हर दौर में रही है, हर दौर में महंगाई रही है। पाकिस्तान बनने के बाद जो हुकूमत आई है चीज़ें महंगी होती गई, महंगी होती गई, महंगी होती गई। मेरे सवाल अभी भी जवाब नहीं मिला। आपको लगता है कि अभी मुल्क जिन हालात में है, ये दूसरी पार्टीज आके जो कि ये बात कर रही हैं, तनकीद कर रही हैं, ये संभाल सकेंगी फौरन से? जी, अगर ये संभाल सकती तो 5 साल पहले सही गवर्नेंस होती। अगर ये संभाल सकती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो 2008 से 2013 तक मुल्क नीचे ना जाता और 2013 से 2018 तक मुल्क और नीचे नहीं जाता। इनकी कैपेबिलिटी नहीं है। इनका काम ये था कि बस लूटो लूटो लूटो, बनाओ बनाओ बनाओ, और वो मामला ख़त्म नहीं हुआ। वो लूटने लुटाने का मामला अभी भी चल रहा है। अगर कोई पार्टी गवर्नमेंट में है वो भी यही कर रही है, कोई अपोजिशन में वो भी यही कर रहे हैं। उसी तरह लूट मार का सिलसिला चल रहा है। पकड़ने वालों के सिर्फ नाम है, नैब ने बता दिया, हम खुश हो गए, अवाम खुश हो गई कि उसको जहांगीर तरीन को पकड़ लिया, नवाज शरीफ को पकड़ लिया, शहबाज शरीफ को पकड़ लिया, खुर्शीद शाह को अंदर कर दिया, आगा सिराज दुरानी को अंदर कर दिया। मामला जीरो। किसी चीज का आज तक किसी को 3 दिन की सजा नहीं हुई कि किसी को हम कहते हैं कि इसको सजा हुई और उसका माल पकड़ा गया और वापस ये जमा हो गया। वो तो प्ली बार्गेनिंग भी नहीं हुई किसी की। खुर्शीद शाह के मामले में बोला क्लियर हो गए, आसिफ अली जरदारी साहब के तो ये बाकी भी क्लियर हो जाएंगे ना। सिर्फ रखे हुए हैं मामला, तो रखे हुए हैं इन्होंने अपने उस बुरे टाइम के लिए। उन लोगों ने जिन लोगों ने इनको पकड़ना और सजा देनी है, उन लोगों ने इनको बुरे हालात के लिए, बुरे मामलात के लिए रखा गया। आज इमरान खान को
आंखें दिखानी है और शहबाज शरीफ को ले आना है। आज शहबाज शरीफ को आंखें दिखानी है तो पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो तो शायद कभी भी ना आए, किसी पीपल्स पार्टी में किसी अच्छे लीडर को ले आना और वजीर आजम बना देना है। तो इस तरह से ये कैसे कह सकते हैं आप? वो बिलावल भुट्टो अभी बहुत छोटे हैं ना, ये हुकूमत करने के काबिल तो नहीं है ना। जहाँ पे बड़े बड़े फेल हो गए, नवाज शरीफ जैसे, इमरान खान साहब जैसे 72 साल के फेल हो गए, तो 32 साल का लड़का आके क्या कर लेगा? लेकिन अनवर खुशी साहब, लोग तो नया चेहरा देखना चाहते हैं। हो सकता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, कोई तजर्बा भी कोई चीज होती है। तो तजर्बा इमरान खान को कहाँ था? कोई विजन भी होता है। इमरान खान साहब का को तजर्बा कहाँ था? चलिए विजन था, आइडियलिज्म में हमने मुल्क झोंक दिया। इमरान खान को तो मैं कहता हूँ उससे रिवर्स स्विंग करवा लें या उसको ऑफ स्विंग इन स्विंग करवा लें, उनको हुकूमत नहीं करवानी चाहिए थी। बहुत गलत हुआ वो। अब बैठ जाते ऐसे जैसे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बैठे हुए हैं, ऐसे बंदा को अच्छा सा बैठा देते। जैसे इन्होंने कभी मुराद अली शाह को बैठा दिया, कभी वो दूसरे शाह साहब पहले वाले कायम अली शाह साहब को बैठा दिया इस तरह से, या यूसुफ रजा गिलानी को दे दिया, या वो राजा अशरफ परवेज को दे दी वज़ीर आज़म शिप। इस तरह से सही थे। इमरान खान को ऐसे चलना चाहिए था, वज़ीर आज़म बन के इनका वो सिर्फ इनके पास सिर्फ सोच है, विजन है, सब कुछ है। टीम तो किसी के पास भी नहीं है। वही लोग हैं, वही 200 बंदे हैं जो इधर आते हैं उधर जाते हैं, इधर आते हैं उधर जाते हैं। ये वही बंदे हैं। विजन है मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है इसकी, यानी कि इस पे एक्शन नहीं हो सकता है। इसको वो इनके प्लान जो है ना अब शायद बने ही नहीं अभी तक। बड़े बुरे हालात हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि सरदार नजाकत साहब आप मेरे साथ मौजूद हैं। आपने अनवर खुशी साहब की भी बातें सुनी, मसले का हल क्या है मुझे तो ये समझ नहीं आता। क्वेश्चन तो कुछ और करना था, लेकिन मुझे बताएं कि क्या तमाम गवर्नमेंट्स ऐसी ही चलती रहेंगी? ये तो कह रहे जी पीपल्स पार्टी के दौर में भी कुछ नहीं हुआ था, फिर नून लीग के दौर में मजीद ग्राफ नीचे आया, तो पीटीआई का क्या कसूर था? और पीटीआई ने मजीद तजर्बे किए और आगे भी चीजें संभलने वाली नहीं है, जबकि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि हम मुल्क संभालेंगे। तो क्या कहेंगे सवाल? देखें, एक तो ये खुर्शीद साहब जो बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में ये खुद इतना कंफ्यूज है कि कभी कुछ कह रहे कभी कुछ कह रहे। खैर ये तो इनका अपना व्यू पॉइंट है, मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं करना चाह रहा। लेकिन देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और मौजूदा हुकूमत की किसी तरह से भी आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो इनकलाबी इकदाम पाकिस्तान के अंदर किए उसमें पूरी दुनिया में उनको अप्रिसिएशन मिली है। मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं आपको कि मोहतरम बेनजीर भुट्टो शहीद इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो शुरू किया गया पूरे पाकिस्तान के अंदर, उसमें पूरी दुनिया के ट्रांसपेरेंट इदारों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अप्रिशिएट किया, जबकि कोई ऐसा इमरान खान साहब का कोई एक इनकलाबी प्रोग्राम बता दें पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सुन लेना पहले सुन ले, मैम अगर आपने सवाल किया तो सुन ले जैसे उनको मौका दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिस तरह हमेशा पाकिस्तान के इदारों ने, पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ इदारे उन्होंने हमेशा टारगेट किया। आपको याद होगा कि एक सियासी जज हुआ करता था इफ्तिखार चौधरी, जो रोजाना प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को अपनी अदालत में खड़े करता था, और लास्ट में फिर आपको याद होगा कि यूसुफ रजा गिलानी को स्टेप डाउन भी उसी सियासी जज ने स्टेप डाउन करवाया था। तो जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान के अंदर टफ टाइम मिलता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर कोई लीडर कोई स्टेटमेंट दे दे तो वो हाडियाला जेल के अंदर चला जाता है। लेकिन इमरान खान ने, अब जब इमरान खान अपोजिशन में थे तो उनकी सारी स्टेटमेंट सुन रहे हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और सिविल ब्यूरोक्रेसी को वो किस तरह मुखातिब किया करते थे। लेकिन इमरान खान को पाकिस्तान के इदारों की तरफ से कोई टफ टाइम नहीं मिला, उनको हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर मिला, उनको सपोर्ट किया गया। फिर इमरान खान जब हुकूमत के अंदर आए तो जितने पैसे पूरी दुनिया से इमरान खान को मिले वो हमारे आर्मी चीफ की वजह से मिले, चाहे दुबई के पैसे हों, सऊदी अरब के हों, या जहां से भी पैसे मिले, क्योंकि इमरान खान को तो कोई भी ट्रस्ट नहीं कर रहा। पूरी दुनिया को पता है कि इमरान खान सिलेक्ट प्राइम मिनिस्टर है, झूठा प्राइम मिनिस्टर है, फेक इलेक्शन हुआ है पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो हमेशा पाकिस्तान के अंदर टफ टाइम मिला है, उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो इनकलाबी इकदाम किए उसकी अप्रिसिएशन आप उस वक्त के दुनिया के अखबारात उठा के देख लें
कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किस तरह की अप्रिसिएशन मिली, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ऑयल प्राइसेस कितने की थी और आज ऑयल प्राइसेस कितने की हैं, ये भी कंपैरिजन करने की जरूरत है। जहां तक इन साहब ने कहा कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनना ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने है। जो विजन बिलावल भुट्टो जरदारी के पास है वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त किसी लीडरशिप के अंदर नहीं है। इमरान खान जैसे लोग जो पाकिस्तान का आइन कभी नहीं पढ़ा उन्होंने, जिनको कोई चीज आती नहीं है, उनको पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करके तजर्बात किए जाते हैं। मैं कहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर किसी लीडर से भी आप बिलावल भुट्टो जरदारी का कंपैरिजन नहीं कर सकते। वो एक ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ एक नौजवान है जिसको पूरे पाकिस्तान के ग्रास रूट लेवल के लोगों का पता है कि वो किस तरह की जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इस तरह की बातें करके लोगों को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के नौजवानों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पाकिस्तान की लीडरशिप में कंपैरिजन करके आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हाथ मजबूत करें, ताकि पाकिस्तान एक जो लिबरल डेमोक्रेटिक पाकिस्तान है, जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान है, इसको आगे लेके जाया जा सके। पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात करके जिस तरह आज पाकिस्तान की हालत है, इस तरह पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। चले जी, बहुत शुक्रिया सरदार नज़ाकत साहब, पीपल्स पार्टी से आप हमारे साथ मौजूद थे। जी अनवर खुशी साहब, क्या बातें करते रहते हैं आप, मतलब शिकायत हो जाती है लोगों को, आप कंफ्यूज हैं? मैंने तो तीनों की बात की ना, इसलिए लोग कहते हैं ना कंफ्यूजन इसलिए है कि मैं तीनों की बात कर रहा हूँ। मैंने ना पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया है, ना पीटीआई को, ना मुस्लिम लीग नून को। मैंने तीनों जमहूरी हुकूमतों की बात की है कि किस तरह से चल रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के वजीर आजम अगले बनने पे एतराज जो है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बिलावल है। भुट्टो ये बात उन्होंने भी पॉइंट आउट की ना, उन्होंने मैंने पॉइंट कहा आउट इस पे बात किया होनी क्योंकि चाहिए। मेरे ख्याल से इमरान खान जो है ना, गवर्नमेंट इस्लामी हाई स्कूल नंबर 3 चीचों की मलिया का पढ़ा हुआ है। मेरा ख्याल से जितनी तालीम इमरान खान की है, मैं तालीम को सपोर्ट कर रहा हूँ इस वक्त, जितनी तालीम इमरान खान की उतनी बिलावल जरदारी की नहीं है। ठीक हो गया। अगर इन ऑक्सफोर्ड की तालीम से या एचएसएन की तालीम से ही कोई लीडर बनता है तो फिर तो इस तरह से काफ़ी सारे आप उनके डीन्स को, उनके वाइस चांसलर्स को लेकर सदर बना दें और वज़ीर आज़म बना दें। कुछ और विजन होते हैं, हुकूमतें चलाना, लोगों को देखना, वो एक लादा सी होते हैं। लीडरशिप मैं बिल्कुल बरमला कह सकता हूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो या बेनज़ीर भुट्टो इस किस्म के लीडर थे। अब हम कहते हैं कि पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि हमारा लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना चले गए, 70 साल हो गए। इसी तरह ये अभी पीपल पार्टी खेल रही है बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर। बेनज़ीर भुट्टो अब चली गई, अब वो उसका विजन था, उसने सख्तियाँ भी देखी थी। अब बेनज़ीर भुट्टो ने जो हालात अपने गुजारे थे वालिद के साथ, और वालिद के जो जिन दिनों में वो जेल में थे, फिर उनकी फांसी के बाद के जो हालात थे, बेनज़ीर भुट्टो ने किस तरह से स्ट्रगल करके कैसे बनी, तो विजन खुद आ जाता है। अच्छा, तजर्बे से आ जाता है। वो जो नून लीग के एक रहनुमा थे ख्वाजा आसिफ साहब हैं, तो वो ये उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब का मसला सिर्फ ये है कि वो ये जाहिर करें कि जो पिछले उनकी पार्टी के लीडर्स थे उनसे बड़ा लीडर मैं हूं। आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो नहीं सकता ना? हाँ। हो ही नहीं सकता। नहीं, कभी नहीं, भी आपको लगता है कि वो ये साबित करने पे तुले हुए? आपको ऐसा लगता है? नहीं, वो ऐसा नहीं लगता। वो बस सिर्फ अपनी पार्टी को खड़ा करने के ऊपर तुले हुए हैं कि वो जो डेफिनेटली ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क की एक पार्टी थी, पूरे मुल्क की पार्टी थी। अभी ना सिर्फ सिंध बल्कि इंटीरियर सिंध की पार्टी रह गई है इस वक्त। हर जगह पे से शिकस्त हो रही है, हर जगह पे से शिकस्त हो रही है। अभी जो अगर एक सीट या 2 सीटें अभी वो अपनी इसकी सीटी है उन्होंने चेयरमैन की, तो वो इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ जाता। ओवरऑल आप वोटों को देखें, या जैसे अभी साहब कह रहे थे कि वहाँ पे 35,000, पहले तो उन्हें बताएं 35,000 नहीं कि 24 के 25,000 वोट लिए असलम गिल साहब ने वहाँ पे वो 133 में। और दूसरा ये कि चले अनवर खुशी साहब भी बड़ी तैयारी करके आए, पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स से बात बता दी है। समी सवाती साहब JUIF से हमारे साथ मौजूद है। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? सर पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद कबूल कीजिएगा, बड़ी कामयाबी मिली आपको KPK में। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और पूरी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने जिस एतमाद का इजहार किया है, और ये पहली दफ़ा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह माजी में भी ये रिश्ता आवाम के साथ जमीयत उलमा इस्लाम का रहा है। लेकिन ये था कि दरमियान में कुछ कुव्वतें ऐसी हायल हो जाती थी जिसकी वजह से हमारा मैंडेट जो है वो
मंजर आम से गायब हो जाया करता था। लेकिन अब की बार अल्लाह ने बड़ा करम किया और वो कुव्वतें जो दरमियान में हायल होती थी वो भी दरमियान में नहीं आई। तो आपने देखा कि पेशावर बशमूल पूरे खैबर पख्तूनख्वा के इस वक्त जो हमारे पास रिपोर्टें हैं तकरीबन 26 के करीब जो हमारे उम्मीदवार हैं वो इस वक्त जो है वो जीत चुके हैं और उनके नताइज जो है वो आ चुके हैं। तो ये हमारे लिए सर आपने कहा ये पहली कामयाबी नहीं थी, पहली कामयाबी आपको मिली थी एमएमए के प्लेटफॉर्म से, तो ये जी, आपकी बिल्कुल। बड़ी कामयाबी तो इस वक्त हुई ना ये। जी, एमएमए के प्लेटफॉर्म से भी कामयाबी मिली थी और उसके बाद 2008 के इलेक्शन में भी यही कुछ होता रहा, 2013 के इलेक्शन में भी। लेकिन गुज़श्ता इलेक्शन के अंदर हमारे साथ हुआ है बहुत सारा और हमारी ये तवक्कुआत नहीं थी जो हमारी ये तवक्को थी जो इस वक्त की सूरत हाल है। और ये जितनी भी सीटें हैं इसका अगर आप अंदाजा लगाएं तो पेशावर की जो मेयर की सीट जमीयत उलमा इस्लाम ने निकाली है ये तकरीबन कोई 3 एमपीएस की सीट बनती है। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि इलेक्शन रिजल्ट किस तरह से जो है वो चोरी किए गए। सर तहरीके इंसाफ के लीडरान रहनुमाओं की तरफ से अक्सर ही बयान आता रहा कि हम फजलुर रहमान साहब को लीडर ही नहीं मानते। अब क्या कहेंगे इस हवाले से कि वो तो लीडर नहीं मानते और आज सीट लेके जो है केपीके में बड़ा मकाम बना लिया। डॉक्टर साहब, अब मैं ये समझता हूँ कि अगर चुल्लू भर पानी में इस लीडरशिप को डूबने का कहा जाए तो ये भी ज्यादती होगी, क्योंकि आप जिस सियासी कल्चर को ये लोग परवान चढ़ाते रहे और जिस तरह से एक तमस्कुराना अंदाज और तमस्कुराना रवैया इन्होंने कौमी लीडरशिप के साथ रवा रखा था, मैं समझता हूँ कि आज ये उनके लिए मौत का दिन है। और जिस तरह हमारी जमात और मौलाना फजल रहमान साहब का बयानिया जीता है, ये जेयूआई नहीं जीती, मौलाना फजल रहमान साहब का बयानिया जीता है, तो वो लोग जो आसमान की तरफ थूकते थे तो मैं समझता हूँ कि वो सारी थूक अब उनके अपने चेहरों पर है। और ये हमारी जो फतह है ये अवाम की फतह है और अवामी एतमाद का मजहर है। मेरा ख्याल है समी सवादी साहब आपका बोलना बनता है आज तो। लेकिन ये कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि मौलाना साहब को नून लीग की तरफ से सपोर्ट हासिल थी, क्या ये बात ठीक है? नून लीग की तरफ से हमें कोई ऐसी खास सपोर्ट नहीं थी सिवाय इसके कि खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर सिटी के अंदर और इसी तरह से काटलंग मर्दान के अंदर एक तहसील है, वहां पर उन्होंने एक उम्मीदवार जो है वो दस्तबरदार कराया था। बाकी मजमूई तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम की अपनी कुव्वत है जो अपनी कुव्वत के साथ सामने आए हैं। और आप नून लीग के बाकी वोट भी देख लें, बाकी तंजीमों के वोट आपके सामने होंगे। इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम 4 लाख से अबव वोट ले चुकी है पूरे सूबे में और इसमें ये सिर्फ 17 अजला हैं और आने वाले जो 17 अजला होंगे इंशाल्लाह उसमें भी समी सवादी साहब हमारे साथ लाइन पर रहिएगा। अनवर खुशी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, बड़ी 2 जमातों के बीच में मौलाना साहब का बाजी ले जाना क्या देख रहे हैं आप आगे? देखिए जी, ये जनरल इलेक्शन नहीं है जो कि पूरे मुल्क के होते हैं, लेकिन सर केपीके में बड़ी बात है, अगर हुकूमती जमात को शिकस्त हुई है तो ये बड़ी बात है, इसको मान लें। केपीके में पहले भी एमएमए के प्लेटफॉर्म पे जेयूआई जो थी वो हुकूमत में थी, इन्होंने वहां भी हुकूमत कर ली। अगर तो जेयूआई डिलीवर करती उस वक्त भी और जमात इस्लामी मिल के जो इन्होंने एमएमए बनाई थी, अगर उस वक्त सही इन्होंने डिलीवर किया होता तो आज भी इनकी हुकूमत होती पिछले 30 साल से वहाँ पे, पर उनकी हुकूमत नहीं हुई क्योंकि ये छोटी छोटी जमातें हैं, जेयूआई होगी या और इस तरह की बहुत सारी जमातें हैं जो कि लोकल हैं। बड़ी पार्टियां जो हैं वो हैं, दुनिया को पता है, बड़ी पार्टियां जो है पीटीआई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी का सर आपने आज सोच लिया है कि आहिस्ता आहिस्ता तमाम जमातों पे जो है तनकीद ही करनी है। आज आप आज मान लेना आज उनको देखें डेरा इस्माइल खान हो गया, बनू हो गया, क्वाट हो गया, ये नीचे का जो इलाका है ना, ये तो जेयूआई का गाड़ है, ठीक है ना। यहाँ पे इनको शिकस्त हुई, अपनी सीटों पे शिकस्त हुई थी जनरल इलेक्शन में 2018 में। उस वक्त ये वहां से हारे थे काफी जगहों से। मगर अभी जो ये मामला है, मैंने पहले कहा है कि पीटीआई का वोट जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, पीटीआई का वोट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है और बहुत सारे ऐसे महरक़ात हुए हैं, ये एक नहीं है। महंगाई भी लोग कहते हैं और बैड गवर्नेंस भी कहते हैं और सब है, ये नहीं जो कहते हैं सही कहते हैं, डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। फिर आपस के जो मामलात हैं फिर उसको एक्सप्लॉइट करना, ठीक है ना।
उसको उसको जो अपोजिशन के दोनों बड़ी पार्टियां हैं ना, उसको एक्सप्लॉइट करना, और मौलाना फजल रहमान फिर एक पीडीएम, जब सारी बड़ी पार्टियों के ऊपर ये सरबराह बन के बैठे हुए थे, तो उनका हक बनता था ना कुछ उनको मिलना, जिस तरह से भी मिले। कोई डील भी हो सकती है, कोई डील भी हो सकती है। मैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा। हाँ, मैं मौलाना साहब को खुश करने के डील लिए, से तो एक ही बात सामने आती है, अब आप उसको क्लियर ही ना करें ना फिर हाँ, कोई डील भी हो सकती है कि थोड़ी देर मौलाना साहब पीडीएम को रोक कर रखो, इधर से ये हो जाता है। क्यों कि अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमा ये कह चुके हैं कि ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है। उन्होंने ये बताया नहीं है इसको सिलेक्ट किसने किया है। इस वज़ीर आज़म को उसी ने सिलेक्ट किया है जिसने 2013 में या 2008 में सिलेक्शन की थी, और 2023 में जो सिलेक्शन होगी उसी ने करनी है। वो जो भी है, इस्टेब्लिशमेंट है या सेक्रेटरीट है, जो भी लोग हैं, उन्होंने अगर सिलेक्शन की है, अगर इनके मुताबिक ये सिलेक्टेड है, तो आने वाला भी सिलेक्टेड होगा। और ये सिलेक्टेड वहाँ पे नहीं, जो केपीके के ये बल्दियाती इंतखाबात हैं, यहाँ पे भी सिलेक्शन है। अगर मौलाना के वोट इस तरह से बढ़ जाते हैं, कोई सूरत नहीं पैदा होती कि वोट बढ़ जाए। नजरिया, क्योंकि मौलाना की जो जमात है उनका एक नजरिया है, वो नजरियाती जमात है। जैसे जमात इस्लामी का एक नजरिया है, जमात इस्लामी का एक नजरिया है। जमात इस्लामी मौलाना के लोग कभी भी कोई किसी स्टेज पे खड़े होकर डांस नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। उनका एक नजरिया है, वो दीनी लोग हैं, वो उसमें बहुत सारे उलमा शामिल है जमात में। चले नजरिए के बारे में मालूम कर लेते हैं। समी सवाती साहब, चले आगे, कुछ चीजें आगे लेके चलते हैं, और सिलेक्टेड वगैरह जो भी कहानियां है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अनवर खुर्शीद साहब बोल रहे हैं, अनवर खुर्शीद साहब ही जाने इस हवाले से। सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या पीटीआई की गवर्नमेंट को पहले से ही अपनी शिकस्त का अंदाजा था? क्योंकि बहुत से महकमे पहले ही सूबाई हुकूमत की तहवील में दे दिए गए। लोकल जो गवर्नमेंट थी उसके बाद 14 महकमे थे, उसके बाद 10 महकमे कर दिए गए। आपको लगता है ये पहले से प्लानिंग थी, उनको अंदाजा था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है? देखिए डॉक्टर साहब, खुर्शीद साहब बात कर रहे थे और कह रहे थे कि जेयूआई एक छोटी पार्टी है। मैं समझता हूं कि जेयूआई इस मुल्क के अंदर जितना स्ट्रगल करती है, अगर आप मुस्लिम लीग की असल सूरत देखें तो भी आपको नजर नहीं आती। हम पीपल्स पार्टी को देखें तो भी नजर नहीं आता जिस सूरत में था। आज अल्हम्दुलिल्लाह जेयूआई सिर्फ मौलाना साहब को इस कौमी सियासत के अंदर 40 साल का अरसा पूरा हो चुका है, और उससे पहले जेयूआई का क्या किरदार रहा है वो भी सारी दुनिया के सामने है। 70s के और 73 का जो आइन है उसमें जेयूआई हिस्सेदार है, तो कोई छोटी पार्टी नहीं है। एंटी एस्टेब्लिशमेंट है जरूर हम, और एस्टेब्लिशमेंट से हमेशा टक्कर ली है, और आजाद खुद मुख्तार पाकिस्तान की बात की जाती है। तो इस हवाले से यकीनन छोटे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिस तरह से आप फरमा रही हैं कि इन्होंने बलदियाती इलेक्शन के अंदर जो इन्हें शिकस्त हुई है, इसके मुहर्रिकात, इसका सबसे बड़ा मैं आपको अगर बताऊं तो इनको अपने विलेज काउंसिल के लिए कोई टिकट लेने को तैयार नहीं था। जो माजी में टिकट फरोख्त किए जाते थे पीटीआई के कैंप्स के अंदर, ये आलम था कि वहां पर टिकट होल्डर इनको नहीं मिल रहे थे कि किसे टिकट दिया जाए। लोग इतने मायूस हो चुके हैं, ये ग्राउंड या आसमान की तरफ देखते हैं, जमीन पर नहीं देखते। जमीनी जो सूरत हाल है वो कुछ और है, और जमीनी सूरत हाल ये है कि इन्होंने बड़े अच्छे उम्मीदवारों को बकौल इनके कि इन्होंने टिकट जारी किया, उसके बावजूद वो हार गए। तो दरअसल पीटीआई नहीं हारी, इमरान खान साहब का नजरिया हारा है, और जिस तरह उन्होंने कौम के साथ एक खिलवाड़ किया, और जिस तरह कौम को मसाइल के एक दलदल के अंदर धकेला है, और जिस तरह कौमी जो स्पेशली सीपैक का एक बड़ा मंसूबा था और चीन को नाराज किया है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक निहत्ता कर दिया है। तो मैं समझता हूँ ये वो सारी चीजें हैं जो पीटीआई को डबो रही हैं, खान साहब को डबो रही हैं, और खान साहब की टीम ने क्या डिलीवर किया है ये खुर्शीद साहब खुद फरमा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जेयूआई कोई छोटी पार्टी नहीं, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगले जो 17 अजला हैं उसमें भी मुझे एक बात का जवाब दे दें कि इस दफा जो इलेक्शंस हुए इससे आप मुतमईन हैं? जाहिर सी बात है, ना हुकूमत असरअंदाज हुई है, ना कोई धांधली हुई है, तो इस दफा तो आप मान गए कि धांधली नहीं हो रही है। देखें, 2 या 3 दफा ये सारा कुछ पहले भी होता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अवाम अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ भी जानती है। पहले ये होता था कि लोग इलेक्शन के अंदर, जो कंटेस्ट के अंदर जो हमारे जिम्मेदार साथी होते थे, वो अपना काम करके
पोलिंग इनके हवाले करके चले जाते थे। अब वोट पर पहरा भी दिया है। समी तो सवाती वोट पर- साहब, एक इंटरप्ट करूंगी, थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद फौरन से आते हैं आपकी तरफ। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं जी समी सवाती साहब। बात हो रही थी इस दफा के इलेक्शन के हवाले से कि धांधली नहीं हुई और हुकूमत असरअंदाज भी नहीं हुई, क्या कह रहे थे आप इस हवाले से? डॉक्टर साहब देखें, धांधली की कोशिश पूरी की गई, लेकिन लोग बेदार थे। धांधली की कोशिश इलेक्शन से पहले पेशावर सिटी के अंदर हुई। जो इंतखाबी अमला था उनके पास पूरी दुनिया ने देखा कि ब्लैक बॉक्स पर जो है वो बाकायदा मोहरें लग रही थी और उनको रंगे हाथों पकड़ा गया। उसके बाद पुलिस उनके बचाव के लिए आई है और उनको बाहिफाजत वहां से निकाल के लेके गई है। और इसी तरह से खुद असर कैसर साहब जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, वो किस किस तरह की ऑफर्स करते रहे हैं अपने हल्के के लोगों के लिए कि 70 करोड़ रुपया मेरे पास आपके इलाके के लिए रखा है। मैं समझता हूँ सिर्फ जेयूआई ने स्वीप नहीं किया, बल्कि यहाँ अपोजिशन की दीगर जमातों ने भी पूरा साथ दिया है और उन्होंने पूरी तरह सफाया किया है। तो धांधली की बहरहाल कोशिशें हुई। कल रात से पेशावर का रिजल्ट रोका गया था और दानिस्ता तौर पर वहां पर हालात खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर भी अवाम और जेयूआई के कारकुनान और इसी तरह अपोजिशन जमातें वहां पर खड़ी रहीं और वोट पर पहरा देती रहीं। तो वोट पर पहरा रहा, इंशाल्लाह ये पहरा आइंदा भी जारी रहेगा। और अब हर इलेक्शन के अंदर समी सवाती साहब, आपको यहाँ एक ब्रेकिंग दे दें कि बल्दियाती इंतखाबात सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर के नताइज में मुकम्मल हो चुके हैं और जेयूआई जो है उस तरह फहरिस्त आई है। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये खबर थोड़ी देर पहले यकीनन हमारे तक पहुंची थी, लेकिन ये खबरें हम कल से अल्हम्दुलिल्लाह सुन रहे हैं और ये ठंडी हवाएं हैं जो तब्दीली के इस सफर के खात्मे में जो है वो कौम ज़ाहिर उकता चुकी है और ये खबरें हमें तसलसल के साथ मिल रही हैं। तो ये एक सिलसिला है वोट पर पहरे का। आपने बात की थी कि धांधली हुई या नहीं हुई, तो कोशिश पूरी की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अवाम बेदार हैं। और जिस तरह कमिश्नर पेशावर साहब ने आखिरी वक्त में ये सारी चीजें यूटर्न लिया है और अपोजिशन को साथ लेकर चले हैं, वरना तो पूरी दुनिया ये जानती थी कि उनसे बाकायदा ये कमिटमेंट की गई थी कि उनको मेयर पेशावर की सीट निकालकर पीटीआई की झोली में डालनी। जी समी सवाती साहब, चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म है तो कोई पॉजिटिव नोट पे बात कीजिएगा। जी सर, प्रोग्राम का वक्त कम है तो आप कोई पॉजिटिव पैगाम देना चाहें? जी, पॉजिटिव पैगाम हमारा तो कल से पॉजिटिव पैगाम यही है कि देखें, सियासी इख्तिलाफात इतना बड़ा मानी नहीं रखते। देखिए, हम एक मुल्क से ताल्लुक रखते हैं। अगर जमीयत उलमा इस्लाम पर आज कौम ने एतमाद किया है तो हम इस पर अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते हैं और आवाम के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम के बयानिए को, मौलाना फजल रहमान साहब के बयानिए को सपोर्ट किया है। और उनका बयानिया क्या है? आजाद खुद मुख्तार पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं कि हर इदारा अपना अपना काम करे। और जितने भी हमारे सियासी यहाँ पर दोस्त बैठे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, देखिए अगर आप सियासी मैदान में हैं तो आप किसी का भी सहारा लेंगे, सहारे छूटते रहते हैं, लेकिन अगर हम आजादी के साथ अपनी सियासी जद्दोजहद करेंगे तो यकीनन वो मुस्तकिल और हमेशा रहेगी। बहुत शुक्रिया समी सवाती साहब, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। जी अनवर खुशी साहब, ये तो मान लें कि मौलाना साहब जो है वो मफाहमत जो है नहीं की उन्होंने और मुजाहमत पे खड़े रहे। आपको लगता है कि ये चीज भी कामयाब हुई है कि वो एक ही बात पे खड़े रहे और इसी वजह से लगता है कि आपको लगता है अवाम ने इसलिए सपोर्ट किया होगा? नहीं, मुझे ये नहीं लगता। आपका वही वाला पॉइंट है जो आप पहले कह रहे थे। अभी मैं जमीयत उलमा इस्लाम को एक बड़ी जमात मानूंगा जब ये नेशनल असम्बली की 370 में से 70 सीटें ले लेंगे, सिर्फ 70। तब मैं 2023 के इलेक्शन में अगर 70 सीटें ले ली, शायद 10 भी ना ले सकें। तो जमात को अगर ये आप ब्रेकिंग दे रहे हैं? जी पता है ना। अच्छा। मैं क्या पता है, दुनिया को पता है इस चीज का। ठीक है ना। अभी आप चले जाएं अपना माइक लेके पूरे पाकिस्तान में, अगला वज़ीर आज़म या अगली हुकूमत किसकी होगी? कोई पीटीआई कहेगा, कोई मुस्लिम लीग नून कहेगा, कोई पीपीपी कहेगा, फिर मुड़ के कोई पीटीआई कहेगा, कोई मुस्लिम लीग नून कहेगा, कोई पीपीपी कहेगा। तो बड़ी जमातें तो वही हुई ना जो पूरे पाकिस्तान में जेयूआई या जमात इस्लामी, ये दो पार्टियां ऐसी हैं कि जिनके पूरे मुल्क में दफ्तर हैं, पूरे मुल्क में सपोर्टर हैं, पूरे मुल्क में वोटर हैं। ठीक है, मगर उनकी उतना उनके पास इतना वोट बैंक नहीं है कि वो नेशनल असेंबली में एज गवर्नमेंट आ सकें। चले जी अनवर खुशी साहब, बहुत शुक्रिया। बहरहाल बात हो रही है तब्दीली की और कुछ फजाएं जो है वो नासाज भी हैं।
क्या होता है ये तो बहरहाल एक अलार्मिंग सिचुएशन है पीटीआई के लिए। लेकिन इस वक्त हो चुका है मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म, मुझे इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज।